हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एग्जाम टूल्स। आई एम नवीन कुमार, पीएचडी स्कॉलर एट MNIT इलाहाबाद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का 12th चैप्टर एटम। तो सबसे पहली बात, हमारा जो भी मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हम कंसिडर कर सकते हैं, वो किस चीज़ से बनी होती है। उसका सबसे छोटा चीज़ क्या होता है? तो एटम। एटम क्या होता है? एक सबसे छोटा चीज़ होता है जिससे मिलके कोई भी मैटर या फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस बनता है। तो एटम क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग अ मटेरियल या सब्सटेंस या सॉलिड, लिक्विड या गैस। या सॉलिड, लिक्विड, गैस एटम से मिलकर बना होता है। बाद में लोगों ने स्टडी किया और एटम को भी सब डिवाइड किया। एटम को सब डिवाइड किया, जैसे कि आप जानते होंगे एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। उन्होंने क्या किया कि जैसे गैस था, कोई गैस कंसिडर कर लीजिए, गैस को क्या किया? हाई वोल्टेज अप्लाई किया। तो उसकी वजह से क्या है? उसकी वजह से क्या हुआ कि गैस में करंट फ्लो हुआ या आयोनाइजेशन हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से एक्चुअली वोल्टेज की वजह से, हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल देने की वजह से क्या हुआ कि आयोनाइजेशन हुआ और इलेक्ट्रॉन निकले। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से क्या हुआ? आयोनाइजेशन हुआ। तो उसको उस तरीके से थॉमसन को पता चला कि देयर इज अ नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस इन एवरी मैटर। जो हमारा कोई भी मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो क्या है? उसमें एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। बाद में उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। इलेक्ट्रॉन रखा गया। तो इस तरीके से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और उन्होंने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो उन्होंने कहा कि कोई एक एटम चीज है, कोई एटम है, वो क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन होता है और एक चीज क्या होती है? कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उन्होंने कुछ एटम का एक स्ट्रक्चर दिया, उन्होंने एटम का एक रफ स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने कहा जैसे वाटरमेलन नहीं होता है, वाटरमेलन, उसका रेड पोर्शन, उन्होंने कहा जो रेड पोर्शन है वो क्या होता है? ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो रेड पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो वो कंटिन्यूस जो पोर्शन है रेड, वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। और जो ब्लैक पोर्शन, जो बीज होते हैं, उसके जो सीड्स होते हैं, उसको क्या उसने बोला कि वो जो सीड्स हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो सीड्स हैं उसको इलेक्ट्रॉन बताया। तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है? पूरे में कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे एटम में कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इलेक्ट्रॉन क्या है? बीज की तरह कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरीके से उन्होंने ये मॉडल दिया, बट ये मॉडल ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं था और बहुत जल्दी फेल हो गया, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी की बात उन्होंने नहीं की थी कि मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज रीजन के अंदर है, तो क्या होगा? पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, उसकी वजह से क्या है? मिल जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो मॉडल था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा और बहुत जल्दी फेल हो गया। तो उसके बाद अब क्या हुआ कि और साइंटिस्टों ने काम करना शुरू किया कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है, उसको स्टडी करने के लिए और लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए। तो दूसरा जो मॉडल था और जो ये जे थॉमसन का जो मॉडल था, उसको हम क्या कहते हैं? प्लम पडिंग मॉडल। इसको हम, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वाटरमेलन टाइप का, कि जो रेड पोर्शन होता है वाटरमेलन का, वो हो गया पॉजिटिव चार्ज, जो पूरे में कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन, वो क्या है? बीज की तरह कहीं कहीं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये इसको हम प्लम पडिंग मॉडल कहते हैं। तो उसके बाद अब जो दूसरा मॉडल जो दिया वो रदरफोर्ड ने दिया। हम ये भी जानते हैं कि रदरफोर्ड को क्या माना जाता है कि उन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। जो प्रोटॉन की खोज मानी जाती है कि रदरफोर्ड ने की थी। वो ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको अब बताऊंगा, ऐसा क्यों कहते हैं लोग। अब क्या हुआ कि जैसे ये मॉडल जे थॉमसन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल है वो फेल हुआ, तो अब क्या है? रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल आप जानते हैं क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम 2+ आयन या फिर 2+ चार्ज का एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो हीलियम का बना होता है। तो He2+ को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। He2+, ये क्या होता है? हमारा अल्फा पार्टिकल होता है। उन्होंने क्या किया कि एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया,
उसको क्या किया, एक गोल्ड फॉइल, ये क्या है बहुत थिन, जिसकी थिकनेस क्या है 2.1 × 10⁻⁷ मीटर, ये गोल्ड फॉइल है, ये कंसिडर की। उन्होंने क्या किया, इस अल्फा पार्टिकल को एक यहाँ से पास कराया थिन सेक्शन से, क्योंकि एक हम उनको क्या चाहिए था, स्ट्रेट लाइन चाहिए था। उसके बाद क्या किया उन्होंने, इस गोल्ड फॉइल पे इसको पेनिट्रेट कराया। तो उससे क्या होगा, गोल्ड फॉइल इतनी थिन थी कि ऐसा माना जाता है कि जो ये बीम है या अल्फा पार्टिकल की बीम है, वो क्या होगा, केवल एक ही जगह, एक ही एटम जो थिकनेस है गोल्ड फॉइल की, वो सिंगल एटम थिकनेस के बराबर है। तो जो स्कैटरिंग होगी, ये अल्फा यहाँ पे क्या है, जो गोल्ड फॉइल है, उसकी वजह से क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। ये जो अल्फा पार्टिकल की बीम है उसकी स्कैटरिंग होगी। तो अब क्या होगा कि ये अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटरिंग मिली। अब उन्होंने क्या किया, इस स्क्रीन पे एक डिटेक्टर लगा दिया जो एंगल मेजर करेगा, और क्या मेजर करेगा, और मेजर करेगा इंटेंसिटी के नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ रहे हैं इस जगह, कितने अलग अलग एंगल पे क्या क्या इंटेंसिटी है वो मेजर किया, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ रहे हैं वो मेजर किया। तो ये डिटेक्टर लगा दिया इस स्क्रीन पे। तो अब क्या हुआ कि इसको स्टडी किया कि हर एक जगह कितने कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं अलग अलग एंगल पे। तो उनको क्या मिला, ये मिला कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स और थीटा। तो ये मिला कि जो कम एंगल है, जैसे कि यहाँ मैं कंसिडर करता हूँ बहुत कम एंगल पे, ऐसे जो ये जो दिख रहे हैं ना स्कैटर्ड लाइन दिख रही है अलग अलग रेड कलर की, तो जो ऐसी लाइन जो बहुत कम स्कैटर हुई थी, यहाँ बहुत कम एंगल पे, जो एंगल क्या है, ये स्कैटरिंग एंगल है, कि कितने पे डेविएट हुई है, कितने एंगल से डेविएट हुई है। तो जो बहुत कम एंगल पे डेविएट हुई या फिर डेविएट नहीं हुई, उनका पोर्शन क्या है, बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट डू नॉट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट डू नॉट स्कैटर्ड, जो ये जो क्या है स्कैटर नहीं हुए, उनका क्या था, बहुत ज्यादा नंबर में थे। और ऐसे जो बहुत ज्यादा स्कैटर हुए, जैसे ये एंगल है, यहाँ क्या है स्कैटरिंग एंगल क्या है, बहुत ज्यादा है, स्कैटरिंग एंगल बहुत ज्यादा है, या फिर मैं बोलूँ 90 से ज्यादा है, या फिर 180 के आसपास है, ये जो एंगल है। ऐसे क्या है, रेयरली बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो बहुत ज्यादा स्कैटर हुए, जैसे ये है, जैसे ये है, ये क्या है 90 से ज्यादा स्कैटर हुई है, तो ये 90 से ज्यादा स्कैटर हुए। तो ऐसे पार्टिकल बहुत कम थे जो 90 से ज्यादा या 180 के आसपास स्कैटर हुए, ऐसे बहुत कम थे। तो अब इन चीजों को देखने के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले उससे। उन्होंने कंक्लूजन ये निकाले कि जैसे कि ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, तो अब कोई पॉजिटिव चार्ज और होगा, अगर कोई एक और पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में, तो वो क्या करेगा इसको, वो क्या करेगा इसको रिपेल करेगा। तो उन्होंने देखा कि जैसे कि बहुत कम हमारे जो पार्ट या ये जो स्कैटरिंग है वो 90 से एबव हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, बहुत ज्यादा एरिया में नहीं है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा एरिया में नहीं है। तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा एरिया में होता तो हमको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्कैटरिंग बहुत हैवी एंगल पर या 90 डिग्री से एबव क्या हमको स्कैटरिंग मिलती, बट 90 डिग्री से ज़्यादा स्कैटरिंग हमको बहुत कम मिली है। इसका मतलब जो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो सही जो रिपेल कर रहा है, बट वो क्या है पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो क्या है बहुत छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड है। तो उनसे पहला कंक्लूजन तो यही निकाला। दूसरा कंक्लूजन, क्योंकि जो ज़्यादातर हम देख रहे थे लाइन वो क्या है अनडेविएटेड गई, ज़्यादातर लाइन अनडेविएटेड गई या फिर बहुत कम एंगल पर स्कैटर हुई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा एटम है उसके अंदर बहुत सारा स्पेस क्या है एम्प्टी है, बहुत सारा स्पेस हमारा एम्प्टी है। तो जैसा कि पहले लोगों ने बताया था, स्टडी किया था कि जो एटम का साइज ऑफ एटम होता है वो क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होता है। तो अपने इस स्टडी की बेसिस पे, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे रदरफोर्ड ने बताया कि जो न्यूक्लियस है या जो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस को उन्होंने क्या बताया, जो कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज पोर्शन है एटम का वो क्या है बहुत कम है, वो क्या है 10⁻⁻15 मीटर, उसकी रेडियस कितनी है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये क्या है, ये इससे 10,000 से लाख गुना के आसपास कम है। तो जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो जैसे कि मैं अगर कहूँ ये एटम है तो न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस हमारा बहुत छोटा होगा। तो जो न्यूक्लियस यहाँ क्या है कि सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, लगभग नियरली सारा का सारा मास यहाँ कंसंट्रेटेड होता है। तो ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। और उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी घूमते रहते हैं, यहाँ इस जगह घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास बहुत कम होता है, चार्ज भी कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं होती है, और जो स्कैटरिंग होती है मेन वो किसकी वजह से होती है, न्यूक्लियस की वजह से। तो इसीलिए न्यूक्लियस क्या है बहुत छोटे पोर्शन में है, तो इसलिए जो स्कैटरिंग है हमको
बहुत कम मिली, और जो बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग हुई है, ज़्यादा एंगल में स्कैटरिंग हुई, ऐसे बहुत रेयर केस में बहुत कुछ ही पोर्शन था जहाँ पे ज़्यादा स्कैटरिंग हुई। ये क्या है, ये दिखा रहा है स्कैटरिंग को कि ये कितने कितने एंगल पे स्कैटरिंग हुई। जैसे मैंने मान लिया कि ये न्यूक्लियस है, कंसीडर कर लिया कि ये न्यूक्लियस है। अब क्या है कि जो अल्फा बीम है, अल्फा रेडिएशन है, वो क्या है अलग अलग डिस्टेंस पे, इस न्यूक्लियस से अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो अब इसको मैंने मान लिया डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये जो बी है इसको मैंने इम्पैक्ट पैरामीटर मान लिया। जो न्यूक्लियस है इससे जो डायरेक्शन है, अल्फा पार्टिकल की जो डायरेक्शन है, तो उसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के सेंटर से, उसको मैंने मान लिया इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये पैरामीटर होता है बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो अगर ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ये डिस्टेंस जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी अल्फा रेडिएशन की, तो क्या होगा, जो स्कैटरिंग एंगल है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो जो इस सेंटर पे आएंगे, जो भी अल्फा रेडिएशन सेंटर पे आएंगी, वो क्या होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ रिपल्सन वो बहुत ज्यादा डेविएट होंगी 180 के, नियरली 180 के आसपास। जो इससे थोड़ा सा दूर होंगी वो डेविएट होंगी काफी एंगल पे, जैसे कि ये जो दिख रही है वो पास में थी तो ये डेविएट हुई नियरली 90 डिग्री के आसपास। और बाकी जो है, जो ऊपर है बी, जो ग्रेटर है बी, अब क्या है साइज बढ़ रहा है, तो क्या है जो स्कैटरिंग है वो धीरे धीरे कम हो रही है। और ये जैसे ये क्या है सबसे दूर पे है लाइन, ये जो ऊपर वाली लाइन है वो सबसे दूर है, इसलिए इसमें स्कैटरिंग नियरली 0 है। तो ये क्या है, इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो इम्पैक्ट पैरामीटर है या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो न्यूक्लियस से है रेडिएशन का, वो बहुत फर्क पड़ता है उससे, और जैसे जैसे बढ़ेगा भी वैसे वैसे जो स्कैटरिंग एंगल है वो धीरे धीरे कम होगा। तो ये मॉडल दिया रदरफोर्ड ने। इसके बेसिस पे उन्होंने क्या बताया, इसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि हमारा एटम इस तरीके से होता है जहां पे सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, और क्या होता है न्यूक्लियस, और हमारे इलेक्ट्रॉन क्या है वो रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है लगातार रोटेट करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे रोटेट करते हैं। तो अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट की बात करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है हमारा, ये न्यूक्लियस है। अगर एटॉमिक नंबर मैंने मान लिया Z है, एटॉमिक नंबर अगर मैंने कंसीडर कर लिया कि Z है, तो एटॉमिक नंबर अगर Z है और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, बट जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो बराबर होता है। तो अब तो जो नेट न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, तो क्या हो गया Z इंटू ई, ये क्या हो गया टोटल पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है टोटल पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज ई होगा, ई चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो अब जो क्या है ये चार्ज होगा ई, तो अब इसकी वजह से कोई भी, मैंने जैसे उन्होंने बताया ये क्या है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो अगर कोई चीज घूम रही है तो उसके ऊपर जैसे हम जानते हैं एक फोर्स लगती है, वो कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है वो किसके बराबर होती है, mv सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv स्क्वायर बाई r के बराबर होती है। तो अब उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए फोर्स चाहिए ना। अगर मान लीजिए फोर्स बैलेंस नहीं हुई तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के भाग जाएगा, बट ऐसा तो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसको रोकने के लिए एक फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो फोर्स कहाँ से मिलती है, वो मिलती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। जो फोर्स कहाँ से मिलती है हमको, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से मिलती है वो फोर्स। तो अब हम उस फोर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स मिलती है, या हम एटॉमिक ऑर्बिट्स की बात करते हैं जो रदरफोर्ड ने बताया था। मान लीजिए ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो अब इसकी वजह से एक मान लीजिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मैंने m मान लिया, तो ये क्या होगा, एक फोर्स लगेगी इस पे, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या होगी mv स्क्वायर बाई r। और अगर इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन क्या है बैलेंस्ड है, या फिर इसको होल्ड करने के लिए एक फोर्स लगेगी इनवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या है आउटवर्ड फोर्स है। तो
इसकी कनेक्ट करने के लिए इनवर्ट फोर्स जरूरी है, इसको स्टेबल रखने के लिए, अदरवाइज ये क्या है, इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। अब वो फोर्स क्या होगी, वो मिलेगी हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। तो वो क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q2 क्या है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, और R क्या है, डिस्टेंस, इस E की सेंटर से डिस्टेंस। तो ये R हो गया। तो ये हमारा इस तरीके से ये हो गया। तो मैं Q1 को क्या लिख सकता हूँ, Q1 को मैं लिख सकता हूँ, ये जो Q1 है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू E लिख सकता हूँ। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है E। ऐसे ही Q2 ये क्या है, ZE के बराबर होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास मान लीजिए Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो क्या हो गया, ZE चार्ज हो जाएगा, ZE पॉजिटिव चार्ज हो गया, ZE अपॉन R²। इस तरीके से mv²/r ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/r²। ये हो गया। तो यहाँ से मैं अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूँ, अगर काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगा, ½ mv² होगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ½ mv² होगी। तो ½ mv², तो ये ½ mv² से कितनी निकल जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ½ mv² से मैं अगर काइनेटिक एनर्जी निकालूँ, यहाँ से क्या है mv² इक्वल क्या है ZE²/r², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या करता हूँ, R से R काट देता हूँ, एक R से R काट देता हूँ, और यहाँ पे 1/2 से क्या करता हूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा 1/, तो यहाँ से 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या हुआ, एक R कट जाएगा। ये क्या हुआ, हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/r। ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से अब क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी, किस वजह से होगी, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो क्या कर रही है, इसको खींच रही है अपनी तरफ। तो जो पोटेंशियल, या हम क्या बोलते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स इंटू ds से निकाल सकते हैं, F इंटू ds से। तो फोर्स क्या है, यहाँ पे फोर्स है हमारी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/r², और हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/r। तो इसी तरीके से जो टोटल एनर्जी होगी, ठीक, ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ने के बाद, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने के बाद जो हमारी नेट एनर्जी आएगी, वो आएगी -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/r। तो इससे क्या है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन हमको ये शो कर रहा है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारा न्यूक्लियस उसको होल्ड करके रख रहा है। इससे ये दिखता है कि स्टेबिलिटी, कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के नहीं भागेगा। अगर ये एनर्जी पॉजिटिव होती, ये अगर एनर्जी पॉजिटिव आती तो क्या होता, किसी के पास अगर एनर्जी होगी तो वो क्या है, रुकाएगा थोड़ी, वो भाग जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता, एटम से निकल के भाग जाता। ये नेगेटिव है, इसकी मतलब क्या है कि जो हमारा वो न्यूक्लियस है इसको बाइंड करके रखता है, इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है। तो ये हमारा मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया था। तो अब उसके बाद आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को, एटम है या फिर कोई गैस है, गैस क्या है, एटम से मिलकर बनी है। तो हम अगर क्या करते हैं, किसी चीज को कोई एनर्जी देते हैं, एनर्जी देंगे तो एनर्जी जैसे ही मिलती है तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, जैसा कि बताया रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन क्या है, घूमते रहते हैं सेल्स में, अलग अलग सेल्स में घूमते रहते हैं। तो अगर
कोई एनर्जी हमने दी तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी मिलती है वो क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है। क्या करता है वो, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है। जैसे कि मैं कंसीडर करता हूं कि यहाँ ये अलग अलग सेल्स हैं। हम जैसे सेल्स जानते हैं K11, ये क्या होती है, हमारी सेल्स होती है अलग अलग, एटम में हम पढ़े होंगे पहले। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो अब मैंने क्या किया, इसको एजिटेट किया या फिर मैंने एनर्जी दी या फिर मैंने हीट किया, किसी भी तरीके से मैं इसको एनर्जी देता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से यहाँ भाग जाएगा। जैसे ही एनर्जी मिलेगी ये यहाँ भाग जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ घूमता रहेगा और जैसे ही इसकी एनर्जी क्या करेगा, अगर इस जगह से यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, यहाँ इस जगह से एनर्जी पाके इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस आएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ वापस आएगा तो क्या करेगा, ये जो एनर्जी है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो इतनी एनर्जी है, ये जो गैप है, अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगी यहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन निकलेंगे यहाँ से। तो जो रेडिएशन है उसकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी, उसकी कुछ वेवलेंथ होगी। तो अब जैसे यहाँ से एटम अंदर आता है तो वेवलेंथ अलग होगी, अगर यहाँ से जंप करके इस जगह से इलेक्ट्रॉन इस जगह आता है तो क्या होगा, वेवलेंथ अलग होगी। तो इसी तरीके से अलग अलग एटम, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, और भी बहुत तरीके के एटम है, उसमें क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या है एक सेल से दूसरी सेल में अगर मूव करेगा तो वो क्या होगा कि रेडिएशन एमिट करेगा। अब क्या है कि इसमें जो एनर्जी है, ये दो सेल के बीच में एनर्जी, वो हर एक, जैसे कोई भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं उसके बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा और वो फिक्स होगा। कि हाइड्रोजन के बीच में जो सेल्स हैं उसमें जो गैप है वो कांस्टेंट होगा, ऐसे ही हीलियम के बीच में जो सेल्स हैं उनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो भी कांस्टेंट होगा। तो ऐसे ही हर एक एटम का जो एनर्जी गैप है वो सेम होगा। तो जैसे ही एक सेल से दूसरी सेल में एटम जाएगा तो क्या करेगा, वो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा या फिर वेव के फॉर्म में रिलीज करेगा। तो अब जो वेवलेंथ मिलती है हाइड्रोजन की, कुछ फिक्स वेव है, कुछ वेवलेंथ है लैम्डा 1 2 3 4, अब वो क्या करेगा, उन्हीं वेवलेंथ को रिलीज करता है। जब भी उसमें एमिशंस होते हैं उन्हीं वेवलेंथ के होते हैं। ऐसे ही हीलियम की कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, ऐसे ही और भी जो एटम है वो क्या है, अपनी एक उनकी क्या होती है, स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, उनको जो एमिट करते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो ये क्या है, स्टडी किया ये बामर और भी साइंटिस्ट जैसे बामर, लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट, पीपन, इन लोगों ने क्या किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन का क्यों किया, हाइड्रोजन क्या है, बहुत सिंपल होता है, उसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो उसका जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होगा वो बहुत सिंपल होता है। तो लोगों ने स्टडी ये किया कि जैसे ही हमने क्या किया कि गैस को हमने एनर्जी दी, और जैसे ही एनर्जी मिली तो उसमें से क्या हुआ कि एमिशंस निकले। तो एमिशंस जो निकले उनकी क्या थी, जो वेवलेंथ क्या थी, अलग अलग थी, अलग अलग वेवलेंथ। तो जैसे कि पहला स्पेक्ट्रा मिला वो मिला लाइमन स्पेक्ट्रा। उसमें क्या थी, जो वेवलेंथ 91 नैनोमीटर से 120 नैनोमीटर, 91 नैनोमीटर से 120 नैनोमीटर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो पहला ये जो है, पहला वाला और दूसरे वाले में गैप ज्यादा है, फिर दूसरे और तीसरे वाले में गैप कम है, ऐसे ही गैप और कम होता जा रहा है, ऐसे ही धीरे धीरे गैप क्या है, बहुत कम होगा। तो इंटेंसिटी क्या है, धीरे धीरे कम होती जाती है, तो जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी, ये वाली 1875 नैनोमीटर की। तो जो पहला जो हमारा रेडिएशन होता है या पहला हमारा जो एमिशन होता है वो हाई वेवलेंथ का होता है और इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होती है। उसके बाद क्या है, वेवलेंथ कम होती जाती है और इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। तो ये जैसे 3 स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, ये लाइमन, बामर और पास्चन। तो बामर ने एक एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया कि जो 1/λ है या फिर जो भी रेडिएशन निकल रहे हैं या एमिशन हो रहे हैं उनकी जो वेवलेंथ है 1/λ वो किसके बराबर होती है, r 1/x² - 1/n²। r क्या है, यहाँ पे रेडवर्क कांस्टेंट है, और जो x है वो x है, सेल को डिनोट कर रहा है। ये जो x है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लिया। जैसे कि लाइमन ने x = 1 कंसीडर किया, ऐसे ही बामर ने x = 2 कंसीडर किया, और
पास्ट चेन ने x=3 एंड ब्रैकेट ने x=4 और ऐसे ही पी फंड ने x=5 कंसीडर किया और यहाँ से क्या निकाला, लैम्डा की वैल्यू निकाली। अब ये कैसे निकाली कि जो मान लीजिए n यहाँ पे अगर मैं बामर सीरीज की बात करता हूँ, तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि ये सेकंड सेल है। अब उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन क्या है थर्ड से सेकंड में आ रहा है, तो यहाँ n क्या डालूंगा मैं, 3 डालूंगा, n=3 और x=2 क्योंकि बामर ने x=2 कंसीडर किया था। r क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ 2 और यहाँ 3 डालने के बाद तो यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल दूंगा। तो जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आई, लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल के आई, 656 नैनोमीटर के आसपास आई, 656 नैनोमीटर की। तो ये किस में लाई करता है, विजुअल रीजन में, या इसको रेड बोलते हैं, रेड। ये जो हमारी वेवलेंथ है रेड की लगभग आसपास होती है, तो इसको मैं H अल्फा बोलूंगा। ऐसे ही दूसरा मैं यहाँ पे, अगर ये जरूरी थोड़ी है कि यहीं से केवल आए, हो सकता है यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, तो अब क्या है, यहाँ n=4 हो जाएगा, यहाँ n=3 है, तो अब n=4 से आएगा, तो यहाँ पे मैं अगर 4 डालूंगा तो इस टाइम क्या होगा, लैम्डा क्या है, अलग आएगा। अब जो लैम्डा अलग आएगा तो वो कुछ और वैल्यू आएगी, तो वो ये वाला जो वैल्यू है वेवलेंथ, मतलब ये जो वैल्यू है दूसरा वाला, ये दिखाता है n=4 से अगर 2 पे जाएगा। अगर मान लीजिए n=5 से 2 पे जाएगा, तो उस केस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप देख रहे हैं जो लैम्डा की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है, लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। और एक टाइम जो मिनिमम वैल्यू, मान लीजिए n=इन्फिनिट ले लिया मैंने, n=इन्फिनिट ले लिया, तो उस केस में जो लैम्डा आता है वो 365 नैनोमीटर आता है, 365 नैनोमीटर आता है। तो जो बामर सीरीज है वो क्या है, विजिबल रेंज में लाई करती है और उसकी वेवलेंथ 365 नैनोमीटर से 656 नैनोमीटर के रेंज में रहती है। और जो लाइमन सीरीज है ये अल्ट्रावायलेट रेंज में लाई करती है, 91 से लेके 122 नैनोमीटर तक। ऐसे ही पास्चन ये क्या करती है, इंफ्रारेड, बाकी जो है वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, जैसे कि ये ब्रैकेट और पीपन वाली वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। तो इस तरीके से हम कोई भी सीरीज, अब यहाँ x की वैल्यू वेरी करके, अगर मैं x=1 डाल दूं यहाँ, तो वो कौन सी सीरीज को डिनोट करेगा, लाइमन सीरीज को। अगर x=2 डाल दूं तो ये बामर सीरीज को। ऐसे ही अगर x=3 डाल दिया तो ये पास्चन सीरीज। ऐसे ही मैं और भी x=4 डालूंगा तो ब्रैकेट और x=5 तो पीपन। तो इस तरीके से मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा निकाल सकता हूँ हाइड्रोजन का। ये दिया एटॉमिक स्पेक्ट्रा दिया बामर ने या और साइंटिस्टों ने, ये केवल वैलिड किसके लिए था, हाइड्रोजन या फिर कम एटॉमिक वेट जैसे हीलियम, उन्हीं के लिए वैलिड था। ये बाकी एटम्स के लिए वैलिड या बाकी एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं था। बट इससे एक आइडिया लग जाता है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा किस तरीके से हो सकता है। और बाकी मतलब एलिमेंट्स के लिए, हाई एटॉमिक वेट एलिमेंट्स के लिए क्या है, ये स्पेक्ट्रा की अभी भी स्टडी की जा रही है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉडल, क्योंकि इस मॉडल में जो रदरफोर्ड मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल में भी क्या है, एक इश्यू था। वो क्या था कि अगर मान लो कोई भी ये क्या है रेडिएशन निकल रहे हैं, किसी भी एटम से रेडिएशन निकल रहे हैं, तो अब क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, धीरे धीरे कम होगी। इलेक्ट्रॉन की अगर धीरे धीरे एनर्जी कम होगी तो ये भी क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी। तो अब क्या है, वो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है, ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या है धीरे धीरे एनर्जी कम होगी। तो अब क्या है, ये इस तरीके से आएगा और एक टाइम बाद क्या होगा, न्यूक्लियस में मिल जाएगा। तो इस तरीके से तो क्या है, एटम हमारा क्या है, स्टेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में मिल गया तो इसका मतलब एटम हमारा स्टेबल नहीं है। तो ये क्या है, एक ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का। तो इसलिए अब दूसरा मॉडल एक बनाया, बोर मॉडल। बोर साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना मॉडल दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर का अपना मॉडल दिया। उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।